गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम का होमवर्क किसने किसने किया है? भूल गए? एनीवन रिमेम्बर व्हाट डिड आई सेड लास्ट टाइम? मैंने क्या कहा था? बैकलैंड्स के बारे में एक क्वेश्चन था। दैट व्हाट इज मॉन्ट्रू रिकॉर्ड? मॉन्ट्रू रिकॉर्ड क्या है विथ रिलेटेड और विथ रिलेशन टू वेटलैंड्स? किसी ने ढूंढा वो क्या था? क्या है मॉन्ट्रू रिकॉर्ड? नहीं नहीं, फॉस्फोरस डाल्टन कहाँ? नहीं नहीं सुना। मैंने मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के बारे में बोला था। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड बेसिकली आर दोस रामसर wetland sites which are under threat, which are under threat because of anthropogenic reasons या तो फिर एनी काइंड ऑफ नेचुरल रीजंस। जो वेटलैंड किसी भी खतरे में है, मतलब वो उस पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण वो पूरी सिस्टम चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। पता चल गया इतना? ओके। इंडिया में सबसे पहली जो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड थी, मॉन्ट्रू रिकॉर्ड वेबसाइट साइट थी, वो उसका नाम था छिलका। छिलका सबसे पहले। छिलका was classified as a threatened wetland. So after taking conservation measures, बाद में छिलका का नाम हट गया, उस लिस्ट में से हट गया। Right now, there are two wetlands from India which are included in Montreux list, और उन दोनों का नाम है लोकतक लेक from Manipur. Please write down, this is important. Loktak Lake from Manipur and Keolado National Park in Rajasthan. अभी छिलका नहीं है, सबसे पहले छिलका था। पता चल गया? Which is the first site to be included in Ramsar list from India? The answer is Chilka. Okay. Which is the smallest Ramsar site in India? Write down Renuka in Uttarakhand. Sorry, Himachal. Renuka wetland in Himachal. Largest is Sundarban. कहाँ पे है? West Bengal. Please also remember this, that Sundarban is divided between West Bengal and Bangladesh. तो जो बांग्लादेश वाला पार्ट है सुंदरबन का, वो हमारे से पहले ऑलरेडी एक रामसर साइट था। एम आई क्लियर? और टोटल कितने हैं अभी रामसर साइट इंडिया में आफ्टर एडिंग द टू? वेरी गुड, 49 वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। ओके, आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक, ठीक है? ध्यान से पढ़ना। मैं पहले आपको बहुत आराम से समझाऊंगा हर एक टॉपिक, तो सिर्फ मेरी बातें सुनने पे ध्यान देना।
क्योंकि पीपीटी आपके सामने रहेगी तो आप अपने आप से लिख सकते हो, लेकिन मैं जब समझाता हूँ तब आप समझ लोगे, क्योंकि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में देता हूँ जो पीपीटी में नहीं होती है। ठीक है, सो पे अटेंशन व्हेन आई एम टॉकिंग। जब मैं बोलूं लिख लो, मैं अलग से टाइम देता हूँ आपको, तभी वो कार्यक्रम करें। पता चल गया? एक पाँव उधर और दूसरा पाँव उधर करने की जरूरत है। ठीक है, पे अटेंशन। चलो, ओके, this is some important news. These are considered to be some type of important places which are in dispute. One such place is Solomon Island. Now, Solomon Island पहले आया कहाँ पे, आप वो देखो। ऑस्ट्रेलिया के पास आया है, इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, न्यू कैलिडोनिया जो एक फ्रांस की टेरिटरी है उसके ऊपर आ रहा है। कैपिटल है होनियारा। ठीक है, तो हम क्यों आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिकॉज पैसिफिक ओशन इज कंसिडर एज द इन्फ्लुएंस रीजन ऑफ अमेरिका. But recently, all of you know that China is trying to show its power on oceans, be it South China Sea, Indian Ocean, or Pacific Ocean. So China ने क्या कहा है recently? China is getting very close to this Solomon Island, which is traditionally in is in Americans influence. ठीक है, सो जब ये हुआ तब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका सेड दैट वी विल ओपन एन एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड. बेसिकली दिस इज टू स्टॉप चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन. पता चल गया व्हाट इज द होल इश्यू? अभी 3 न्यूज कनेक्टेड आएंगे, पहले ये पढ़ लो और लिख लो, एंड प्लीज एनालाइज द मैप दैट कहां पे आया है सोलोमन आइलैंड. ठीक है, इट इज टू द वेस्ट, सॉरी, इट इज टू द ईस्ट ऑफ PPNG, पपुआ न्यू गिनी. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक एंड कोरल सी. ओके, अभी इतना लिख लो, आगे इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इसके बाद. दिस रीजन आपको पता होना चाहिए. पैसिफिक ओशन में ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं गाइस, वो 4 रीजन में डिवाइडेड. आप एक माइक्रोनेशिया देख रहे हो ऊपर, one small island group is called Micronesia, the other is called as Melanesia, एक होता है पोलिनेशिया, और एक है ऑस्ट्रेलिया एशिया. यहाँ पे लिख रहा है ना आपको ऑस्ट्रेलिया का पूरा बड़ा आइलैंड. Am I clear? Should I go ahead, guys? Everybody? Okay, let's go. Okay. क्या है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है? That we need to secure the Indo-Pacific region to stop China's growing influence and ambition. Recently जो कॉड की मीटिंग हुई थी, तब भी ये वर्ड हमने पूरे साल पढ़ा है. That India, Australia, America and Japan wants free and open Indo-Pacific. Free and open. It should not be like that one country dominates this region. For an example, China. ठीक है, सोलोमन आइलैंड कहा किसका पार्ट है? मिलेनेशिया. जो मैंने अभी बोला मिलेनेशिया, एक होता है माइक्रोनेशिया, एक होता है मिलेनेशिया, एक होता है पॉलिनेशिया, और एक होता है ऑस्ट्रेलेशिया. ठीक है, सोलोमन आइलैंड किसका पार्ट है? मिलेनेशिया. कैपिटल होनियारा. ठीक है,
और क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना, दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये आइलैंड में जो आज की डेट में क्वीन का फोटो चलता है, क्वीन का सिक्का चलता है, व्हाई? बिकॉज इट यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। क्वीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ गवर्नर जनरल, ठीक है, पता चल गया। इट इज ऑल्सो अ कॉमनवेल्थ मेंबर, जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है, बट इंडिया इज अ वेरी इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरिन कंट्री। लेकिन यहाँ पे कौन है अभी भी सोवरिन? क्वीन, द ब्रिटिश मोनार्क। एम आई क्लियर? आपको पता होगा सेम इज ट्रू फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। रानी का फोटो चलता है वहां पे, गांधी का नहीं चलता है वहां पे, ठीक है। सो आप समझ सकते हो दैट ब्रिटिश एंड अमेरिकन विल नॉट लाइक चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन, पहले ये न्यूज काफी पुराना है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये बार बार पेपर में आया, रिसेंटली अभी आया, तो फिर मैंने सोचा पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी जगह घूमने जैसी है, ठीक है, जाना चाहिए घूमने के लिए। चलो, शुड आई गो अहेड? अभी मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगा, ये आधा पार्ट ही हुआ है, वन पार्ट। तीन न्यूज इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें मेन प्लेयर है अमेरिका, ब्रिटेन एंड चाइना। बेसिकली वेस्ट वर्सेस चाइना, ये इतना पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या है, दैट एक आइलैंड रीजन है, उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, चाइनीज आई वुड से इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। तो अभी आप देखो चाइना क्यों ऐसा करता रहता है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं, ठीक है। This is the reason that why China interferes in the influence of America and British. As you know, 9 डैश लाइन यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रही है 9 डैश की लाइन दिख रही है इन साउथ चाइना सी। आपके सुपर सीनियर्स को पढ़ा रहा था तब उनको लगता था ये सर ये क्या बकवास करते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन उनको आया था, दैट व्हाट इज 9 डैश लाइन, ठीक है। So nine dash line is a region in Pacific and Indian Ocean which is claimed by China. China claims all these little islands located within this 9 dash line. They are Paracel Island, Spratly Island, and Scarborough Island. लेकिन this region is disputed. Why? Because the neighbor of China also claims this region. For an example, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, and Philippines. They claim that this region is not belong. It does not belong to China. These are also our traditional waters. जैसे चाइना कहता है कि ये हमारे ट्रेडिशनल वाटर्स है, वैसे सेम ये कंट्री भी क्लेम करती है। एम आई क्लियर? इट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दिस लिटिल कंट्री लोकेटेड विच इज कॉल्ड ताइवान। ऐसा माना जा रहा है दैट चाइना विल आल्सो एनेक्स ताइवान जस्ट लाइक रशिया। और चाइना और ताइवान के बीच में जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है, पतला सा रास्ता, इट इज कॉल्ड एज ताइवान स्ट्रेट। एम आई क्लियर? ताइवान स्ट्रेट। सो इस रीजन में इंटरफियर कौन करता है चाइनीज एक्टिविटीज में? द वेस्ट। सो चाइना डज द सेम थिंग बाय इंटरफियरिंग इन देयर अफेयर्स। अभी आपको कनेक्शन पता चल रहा है, तूने मेरे को मारा, मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है। Okay, guys, should I go ahead?
ताइवान में जो गवर्नमेंट बैठती है उस गवर्नमेंट का नाम क्या है? ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसके लिए पूछ रहा हूं। मैंने आपको ताइवान और चाइना का डिस्प्यूट बहुत ही डिटेल में करवाया था। क्या है सिद्धांत? योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। याद आ रहा है? पुराने स्टूडेंट्स को ये सब आना चाहिए। नए स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स देख के सब कुछ सीख और समझ सकते हैं, ठीक है? दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए ही होने चाहिए, ठीक है? बिकॉज दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। इन विच ईयर द Chinese country, the PRC, People's Republic of China, they were given the permanent membership of the United Nations Security Council. पहले वो ROC के पास थी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है वो पहले ROC के पास थी। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इन ताइवान। बट एक साल ऐसा हुआ दैट वो सीट उनसे छीन के दे दी गई थी PRC को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जी जिनपिंग वाला चाइना। कब हुआ था ये? 1971। गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, प्लीज याद कर लो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। नेहरू के नाम पे आप कुछ भी फाड़ सकते हो। मतलब इंडिया तो मतलब आज सुपर पावर होता है, इतना बड़ा सुपर पावर होता कि आप पूछो मत। ये नेहरू की वजह से सब कुछ नहीं हुआ। मैं मान लिया हूँ ये बात, ठीक है? वो सब कुछ गलती उसकी है ना, ठीक है? कोई बात नहीं, चलता रहता। चलो आगे चलो। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट टॉक लाइक किड्स। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट। ध्यान से सुनना। अर्जेंटीना के पास इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक बहुत ही फेमस आइलैंड लोकेटेड है जिसका नाम है फाकलैंड आइलैंड्स। फाकलैंड इज अ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ, किसकी ओवरसीज टेरिटरी है आपको पता है? वेरी गुड सिद्धांत। फाकलैंड आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है ओवरसीज? फ्रांस की नहीं है। अगेन द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? ये भी ब्रिटिश का है, यहाँ पे पाउंड चलता है, ठीक है? बट अर्जेंटीना क्या कहता है? दैट दिस रीजन बिलोंग टू अस। पता चला डिस्प्यूट क्या है? अर्जेंटीना क्या क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स हमारे हैं, लेकिन ब्रिटेन क्या कहता है कि मस्ती मत करो, चुपचाप अपना काम करो, ठीक है? एक हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए दैट आई गेस इन 1980s, आप देख लेना, मुझे अभी ईयर याद नहीं है, even there was a war between Argentina and Britain for the same Falkland Islands. पता चला? Under the prime ministership of Margaret Thatcher. तो तब अर्जेंटीना को सुधार के रख दिया था। तो अभी कहानी में ट्विस्ट क्या है? That now China supports Argentina claims for Falkland Islands. चाइना कहता है कि नहीं नहीं, ये आइलैंड तो किसका है? अर्जेंटीना का है। पता चल गया ना आपको पूरा गेम क्या चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है? सब लोग एक दूसरे को उंगली कर रहे हैं, ठीक है? मैंने क्राउन तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है बिकॉज मार्गरेट थैचर इज वन ऑफ माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? सो या, और वो लोग क्या है, बहुत अच्छे हैं। वो लोग उनके पुराने प्रधानमंत्री को ब्लेम नहीं करते कि हम तो बहुत बड़े हो जाते, ये हो जाते, वो हो जाते, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो, या ये होता तो, ठीक है? ठीक है, ये सब छोटी छोटी बिल वाली बातें यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है? चलो देख लेते हैं। मंडे ब्रिटेन रिजेक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना सपोर्टिंग अर्जेंटीना's claim on Falkland Islands, ठीक है? फाकलैंड आइलैंड्स को क्या कहते हैं? मालविनास आइलैंड ऑल्सो।
कैपिटल क्या है हमने देखा अभी, स्टैनली, विच इज लोकेटेड ऑन ईस्ट फाकलैंड, और उस ईस्ट फाकलैंड में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एयर बेस भी है, पता चला। एम आई क्लियर गाइस? लिख लो और पढ़ लो अच्छे से, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। और ये जो चाइना क्या है, कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है, तो चाइना क्या कहता है, देख भाई, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में आर्टिकल 1 में कहते हैं, देख एवरी रीजन हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब, देख अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ रीजन कैन इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज देमसेल्फ। ठीक है, मतलब अभी फाकलैंड चाहे तो वो बोल सकता है कि हमें किसके साथ रहना है, ठीक है, ब्रिटेन के साथ या तो फिर अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, दैट इज रिटन इन आर्टिकल 1। यूएस ऐसी बड़ी बड़ी और अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी बात है, बट यूएस डजंट सपोर्ट पैलेस्टीनियंस राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना बिजनेस कैसे होता है वहां पे। चाइना इसके लिए इन्वॉल्व है बिकॉज चाइना वांट्स टू डोमिनेट। चाइना क्या चाहता है कि ये अमेरिका ब्रिटेन बहुत हुआ, आज से अपन भगवान है। ठीक है, सो चाइना वांट्स टू डू दैट। अरे यार, इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत डीप चीज है, मतलब मैं अभी आपको बहुत ही सुपरफिशियली समझाता हूँ, सो जस्ट सो दैट यू कैन गेट टू योर एग्जाम्स। ठीक है, कभी एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे इसकी बातें की, ठीक है, इन सारी चीजों की। ये भी शायद नेहरू की वजह से हुआ है, शायद कहीं पे दूर दूर तक। ठीक है, वरना अर्जेंटीना भी यार सुपर पावर है। ठीक है। ओके गाइस, हो गया, चले आगे। आपने ये जो मैंने 3 न्यूज पढ़ा है, उस 3 न्यूज में कॉमन पता चल गया हाउ द गेम वर्क्स। दिस इज अ टसल फॉर डोमिनेंस बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, दैट Lonstek and Lusang, they are together, known by which region? आपने लोनस्टेक के बारे में पढ़ा होगा, आपने लुसांग के बारे में पढ़ा है हमने। लोनस्टेक, लोनस्टेक and Lusang, they are together, known by which name? अरे रशिया नहीं, रशिया तो खुद को इतना बड़ा कंट्री है फाफड़े जैसा। It is called as Donbass. ओके, यस गाइस, वेरी गुड, चलो आगे चलो। ऑपरेशन सतर्क, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम पेट्रोल, द क्राइम पेट्रोल। ठीक है, पता है ना आपको ये डायलॉग, सावधान रहिए सतर्क रहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन सतर्क क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, आरपीएफ, उन्होंने ये लॉन्च किया है। व्हाट इज द रीजन? स्मगलिंग को रोकना है, टैक्स इवेजन को रोकना है, बाय यूजिंग द रेलवे नेटवर्क। क्योंकि रेलवे में क्या होता है, इलीगल लिकर है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, काउंटरफिट करेंसी है, इलीगल टोबैको गोल्ड है, टोबैको गुड्स है, अनअकाउंटेड गोल्ड एंड एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर जो टैक्स है वो इवेड ना किया जाए, इसके लिए ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया है। इन द सेम वे, द अदर ऑपरेशन ऑफ आरपीएफ, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन आहट। आहट का मतलब क्या है? इन इसमें स्पेशल टीम्स विल बी डिप्लॉयड along long distance train, only long distance trains and routes, to rescue the victims of human trafficking, women and children. ठीक है, am I clear guys?
एनसीआरबी का रिकॉर्ड क्या कहता है? दैट 2200 केसेस, ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की बात हो रही है ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समझते हो? मतलब गंगूबाई जैसा बहुत बड़ा लोचा है भाई, ऐसा नहीं करने का, ठीक है? यू गाइस शुड बी ऑलवेज वेल अवेयर। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो या बस स्टेशन जाते हो तो यू शुड लुक आउट कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ हर जगह पे, क्या है क्यों है, ठीक है? इनको तो कुछ पता नहीं होता, बट इफ यू आर स्मार्ट देन यू कैन स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? लेकिन टिकट लेके जाने का ऐसा ना हो फिर अपनी ही बारी आ जाए, ठीक है? बट वो तो डिपेंड ही करता है, ठीक है? क्योंकि गुजरात में क्या है, ये हीरोइन हीरोइन ड्रग्स पर ज्यादातर थ्रू कोर्ट्स हैंडल किए जाते हैं, कोर्ट्स, ठीक है? गुजरात में खाने पीने वाले लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं अब लोग, ठीक है? इतना सारा ड्रग्स पकड़ा जाता है इन टन्स एंड किलोस, इनसेन इनसेन। मेरे को तो लगता था पंजाब उड़ता है, लेकिन अब तो गुजरात भी उड़ेगा कभी, ठीक है? कल किसका बर्थडे था? कौन सी महान हस्ती का बर्थडे गया कल, 7 मई को? बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, बहुत बड़ा इंसान। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो उसका मतलब, वेरी बैड। ओके गाइस, शुड आई गो हेड? लिख लिया। And yesterday was a happy birthday of the person who is the first Nobel laureate from Asia, first Nobel laureate from India, got a Nobel Prize in Literature in 1913 for writing Gitanjali. Gurudev Rabindranath Tagore, the founder of Shanti Niketan, the person who has wrote two national anthems for two independent countries, Janagana Mana for India and Amar Sonar Bangla. Amar Sonar Bangla for Bangladesh. Amar Sonar Bangla was written during the partition of Bengal in 1905. Am I clear? ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर, पता होना चाहिए भाई, ठीक है? और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही वाज नाइटेड। आप समझते हो, ये वो नाइट बाइट बनाते हैं, सर लगता है आपके नाम के आगे, ये ब्रिटेन में ये सब सिस्टम बहुत चलता है, ठीक है? सो इन 1915 ही वाज नाइटेड, नाइटहुड दिया गया था उनको। वो जलियनवाला बाग के बाद उन्होंने वो उतार के दे दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, ये तुम लोग बहुत बुरे इंसान, पता चल गया। He gave his knighthood away in the protest for the brutality that happened in जलियांवाला बाग, ठीक है? पता चल गया। मैंने आपको गुरुदेव के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है? अगर भूल से कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो, ध्यान से सुनना ये बात, ये न्यूज काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये ईरान बार में बार कुछ करता रहता है, तो न्यूज़पेपर में आता है तो हमें वापस पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये 2015, 16, 18 की बात है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान इज डूइंग एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ठीक है?
एनरिच सुन के खुश मत हो जाना, ठीक है? एनरिचमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी यूरेनियम, ठीक है? तो एनरिचमेंट क्या होता है? बेसिकली यूरेनियम की इंटेंसिटी को बढ़ाना, so that it can be used in nuclear weapon। पहले इतना पता चल गया। तो ये एनरिचमेंट ईरान ना करे, इसके लिए यूएसए ने क्या किया था? बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे सबसे पहले तो। फिर ईरान ने नेगोशिएट की एक डील इन विच दे सेड कि हम यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे, बट यू लिफ्ट दिस सैंक्शंस फ्रॉम अस। पता चला आज जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते थे वैसे ईरान के ऊपर भी लगे। तो ईरान ने क्या सोचा कि एक हम डील साइन कर लेते हैं विद द वेस्टर्न पावर्स। सो इन रिटर्न वेस्टर्न पावर क्या करेंगे? ये सैंक्शंस हटा देंगे, ठीक है? इस डील का नाम क्या था? JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2013 से 2015 तक नेगोशिएशंस की गई थी बिटवीन ईरान एंड P5। P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलोंग विथ जर्मनी। पता चला P5+1 कौन है गाइस? ओके, तो इस डील के अंदर क्या डिसाइड किया गया था? दैट ईरान विल नॉट एनरिच इट्स यूरेनियम और हैवी बॉम्ब। जो बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो ईरान अब नहीं डेवलप करेगा। ईरान ऑल्सो अग्रीड that they will allow the most important nuclear agency in the world, IAEA, International Atomic Energy Agency, that उनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो ईरान जाके ईरान की साइट को इंस्पेक्ट भी कर सकेंगे। ये इंस्पेक्ट क्यों करना है? उसी दैट ईरान अच्छे से ये डील को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है? और वेस्ट ने क्या अग्री किया? दैट वी विल लिफ्ट द सैंक्शंस फ्रॉम ईरान, ठीक है? बट थोड़े से ही हटाएंगे, बाकी के रखेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन ईरान एंड ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट। पता चला आपको? आपको पता ही होगा इस डील के बारे में, आई एम श्योर गाइस, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इट इज इन न्यूज, ओके? पता था ना आप सबको? आई होप एवरीवन न्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर डील, ठीक है? कौन से प्रेसिडेंट ने साइन की थी उसको? यूएस के कौन से प्रेसिडेंट ने साइन की थी इसको? बराक ओबामा इन 2000। कब किया था? इन 2015, ठीक है? एंड विच प्रेसिडेंट रिवोक दिस पर्टिकुलर ट्रीटी? जिसने इस ट्रीटी में से अमेरिका को या पूरी ट्रीटी को बाहर आ गए? डोनाल्ड ट्रंप इन 2018, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? लिख लो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे भी है कुछ, वो पढ़ना है, ठीक है?
हो गया एवरीबॉडी, भाइयों बहनों। भाई किसी को डाउट तो नहीं है ना, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होगा शायद, ठीक है? तो कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं। ओके, फिर अप्रैल में क्या हुआ? यूएसए ने, नहीं राघव, आपको पूरी स्लाइड को आप लिख ही नहीं सकते, आप समझ रहे हो? यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, ओनली मेन पॉइंट्स, यस ओनली मेन पॉइंट्स। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसे ही लिखना है, ठीक है? एम आई क्लियर? जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, यू नो, यू देयर इज नो नीड टू राइट एनी एवरीथिंग, जस्ट राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? ओके चलो। सो यूएसए ने बाद में क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने दे अगेन इम्पोज द सैंक्शंस ऑन ईरान आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द डील, ठीक है? पता चल गया? इससे क्या हुआ? ईरान की जो मेन एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, ईरान क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है आपके हिसाब से? ऑयल, यस, ऑयल। ऑयल वाज बैंड। इवन आपको पता होगा दैट यूएसए डिक्टेटेड इंडिया that they should not, that we should not buy oil from Iran, और आपको पता होना चाहिए that we stop buying oil from Iran, ठीक है? पता चल गया आपको? और because of the same sanctions that were imposed by USA, छाबहार पोर्ट के बारे में आपको पता है? which is located in Iran but developed by India, ठीक है? उस प्रोजेक्ट में भी इंडिया फेस अ लॉट ऑफ इश्यू, बिकॉज सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते ईरान में। बट स्टिल वी वर गिवन अ लिटिल बिट ऑफ छूट छाट, आई वुड से, फॉर छाबहार पोर्ट, एंड छाबहार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया because through Chabahar port we are trying to enter Central Asia वाया अफगानिस्तान। ये मैं मैप से आपको पढ़ा चुका हूँ, इफ यू गाइस रिमेम्बर। मैप लेके आया था मैं और मैंने आपको अच्छे से दिखाया था, INSTC के बारे में भी बताया था। पहले इतना पढ़ लो, लिख लो, फिर आगे चढ़ेंगे। इसके बाद एक और स्लाइड है। गाइस पता चल रहा है ना व्हाट वाज द इश्यू, व्हाट इंडिया फेस ट्रबल्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैन ऑन ईरान। ये सैंक्शंस बहुत बुरी चीज है, ये रशिया के ऊपर लगा है, तकलीफ अपने को पड़ता है, ठीक है? प्राइसेस देख रहे हो ना आप हर एक चीज के। ये सब कुछ क्यों है? बिकॉज ऑफ रशियन सैंक्शंस। रशिया क्या बेचता है? क्रूड ऑयल, डायमंड्स, एवरीथिंग। अभी यूएसए ने इंडिया को बोला है कि रशिया के डायमंड भाई मत घिसो आप लोग। आपको पता होगा दैट इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट फॉर रॉ डायमंड्स। तो अभी देखते हैं उसका क्या करेंगे अपने, ठीक है? ये बहुत बवाल होता है। ये गैस भी कितना महंगा हो गया है, ठीक है? वेरी गुड ऋषित, आपको काटसा के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने काटसा के बारे में ही लिखा है, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड। यूएसए क्या करता है? सबको धमकाने के लिए एक लॉ लेके आया है विच इज कॉल्ड काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन थ्रेट, ठीक है? थ्रू ये सैंक्शंस, ठीक है? काउंटरिंग अमेरिकन एनिमी थ्रू सैंक्शंस। इससे क्या करता है that if India, even after sanctions on Iran, if India is doing business with Iran, तो यूएसए क्या करेगा? इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा, ठीक है? कि मैंने आपको ना बोला था ना कि आपको ईरान के साथ बिजनेस नहीं करना है, लेकिन अभी आपने किया तो आपके ऊपर भी हम सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है? भाई जोरदार कंट्री है, ठीक है? मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि यूएसए इतना ग्रेट है बिकॉज ऑफ इंडियंस।
क्योंकि हम वहां पे जाते हैं, इसलिए इंडिया इतना, अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री। ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो मैं बता रहा था आपको, उनमें से ये एक और भी है, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। शुड आई गो अहेड? एवरीबॉडी? ओके, ओके। एक बात समझ के रखना, ईरान इज कंसिडर एज अ आर्क राइवल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, एंड इजराइल। नाउ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, ये दोनों क्या है? दे आर बेस्ट फ्रेंड्स विद अमेरिका। समझ रहे हो? ईरान का, इन दैट रीजन, दे ओनली हैव टू राइवल्स, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। सो बेसिकली, ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है, देन द होल रीजन विल बी इन ट्रबल, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? यूएसए एंड सऊदी अरेबिया की जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है, बिकॉज दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, ठीक है। ईरान इज ब्लेमिंग यूएस sanctions for its economic losses. आपको पता होना चाहिए that Iran is not doing well right now, मतलब they are doing good, but sanctions की वजह से उनकी हालत भी काफी खराब है। और आपको पता होना चाहिए that ईरान के ऊपर sanctions पिछले 20 साल से है, but ईरान is doing good। तो आप रशिया के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ईरान के ऊपर सैंक्शन सालों से है, सिंस एजेस, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? पढ़ लिया ये? चलो, ओके। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो गाइस, काटसा के बारे में जो मैंने बताया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इंडिया ने क्या किया? पूरा इंपोर्ट हमने हमारा बंद कर दिया ईरान की वजह, बिकॉज ऑफ दिस काटसा। बिकॉज अंडर दिस एक्ट, इफ यू आर डूइंग बिजनेस विथ एनी राइवल्स ऑफ यूएसए, देन यूएसए आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा। दूसरी बात, इंडिया इंटरेस्टिंग छाबहार पोर्ट एंड बंदर अब्बास पोर्ट, ये दोनों कहां पे है? ईरान में है। दैट विल बी इन ट्रबल। और आपको पता होगा कि छाबहार पोर्ट हमने क्यों बनाया था? टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज पोर्ट ऑफ ग्वादर, विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। आपको पता है ना, ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, विच इज डेवलप्ड बाय चाइना। सो हमने क्या किया था, देख उसके बहुत ही नजदीक बाजू में जो ईरान है, वहां पे हमने छाबार पोर्ट बनाया था, सो दैट वी कैन काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन दैट रीजन। और छाबार पोर्ट से जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, दैट थ्रू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, we were trying to improve connectivity with 5 Central Asian countries। याद आ रहा है गाइस? मैं मैप लेके आया था आपको बताने के लिए, देख छाबहार पोर्ट से थ्रू अफगानिस्तान हम कैसे जाने वाले थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ठीक है। और इफ एवरीथिंग इज डूइंग वेल, बिकॉज राइट नाउ वर्ल्ड पावर, इवन ईरान एंड यूएसए आर ट्राइंग टू इम्पोज दिस ट्रीटी अगेन, दैट हम वापस से इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करें। और अगर ये ट्रीटी इम्प्लीमेंट होती है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज वी कैन इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, नेचुरल गैस फ्रॉम ईरान, एंड वी कैन डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पता चल गया आपको गाइस? एवरीबडी? कौन बोर हो गया इतना ज्यादा पढ़ के अभी? एनीबडी? यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, एक जन बोर हो गया, 2 जन बोर हो गए, ठीक है।
लोग कनेक्ट करो अपनी लाइफ से, ठीक है। आप समझ लो, मैं ऐसा सोचता कि अगर ये डील हो जाएगी तो अपने को तेल पेट्रोल बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक है, तो अपने गाड़ी ज्यादा घुमा पाएंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए ये सारी चीजों को, ठीक है। तो फिर यार ये सारे इतना जब महंगा हो गया है, पता है, पान का भाव बढ़ गया है। पान खाते हैं ना, पान, उसका भी भाव बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब बहुत तकलीफ में है अभी, इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अभी ऐसा मेरे को लगता है कि पान मैं ही तोड़ के ले जाऊंगा और फिर उसको बोलूंगा, भाई सिर्फ तू थोड़ी सुपारी डाल दे, जितना पैसा कम हुआ उतना ठीक है। अरे पेट्रोल का भाव तो उतना ही है ना, 105, उतना ही है ना। अभी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे यार वापस से, तो शायद कम हो जाएंगे, चिंता मत करो। अभी गुजरात का इलेक्शन आएगा ना, तो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से आगे एक टैंकर है ना, घर में बना लो सब, पेट्रोल डाल के उधर ही भर देना, तो अपना क्या है, नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल तक चलता रहेगा। अच्छा, ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो हेड, भाइयों बहनों? ठीक है, चलो। ये न्यूज हमने पढ़ी थी अटल टनल के बारे में, किसको याद है? ठीक है, अटल टनल हैज ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ये है क्या, टनल है, अटल टनल है। और इसको क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। एंड वेरी गुड गाइस, आप सबको याद है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार और। मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, बट कंसिडर इट एज अ रिविजन, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ इसके साथ, प्लीज ये भी कर लेना, मैं कह रहा हूँ। टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में मैंने पढ़ा है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी नदी के ऊपर है टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज? देखो यार, गलती कर ली ना यार, देखो इसके लिए मैं कहता हूँ, ठीक है, प्लीज पढ़ के आना। चेनाब, चेनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनने वाला है रेलवे का, इट विल बी द टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे बना रहा है, ठीक है। और उसको भी मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा आपको, ठीक है। होमवर्क, सारे फैक्चुअल डिटेल्स के ऊपर मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा, और आई होप कि आप उसको आंसर करो। और उमिंगला, ये सब कुछ क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज उमिंगला को किसका अवार्ड मिला है अभी? चलो बताओ। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट ऑल्सो एंड फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। और आपको पता ना हो तो बता दूं, आपको पता है केबीसी वापस शुरू होने वाला है, उसमें अमिताभ बच्चन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें उमिंगला था। कौन सी एजेंसी ने बनाया है इसको? विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन? ब्रो, द आंसर इज ब्रो। ब्रो समझते हो ना, ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो, ठीक है। और उमिंगला के पहले कौन सा था हाईएस्ट? उमिंगला के पहले हाईएस्ट कौन सा था मोटरेबल रोड? आप लोग गए होंगे जो लोग घूमने, तो वहां पे बैठ के फोटो खिंचवाया ही होगा, खारदुंगला, ठीक है। भाई नाथुला तो सिक्किम में आया है, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत,
ठीक है, गलती मत किया करो यार। चलो आगे चलते हैं। सिर्फ ऊपर वाला काम का है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो यूनाइटेड किंगडम का एक रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, उन्होंने क्या कहा है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये किसने बनाया है अटल टनल? द आंसर इज ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कितनी लेंथ है? 9.2 किलोमीटर टनल। ठीक है, पता होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इट इज लोकेटेड इन रोहतांग पास। It cuts through a mountain west of रोहतांग पास। और इसके कारण क्या हुआ? It shortens the distance between सोलांग वैली and सिसु वैली by 46 किलोमीटर। ये टनल की वजह से डायरेक्ट 50 किलोमीटर जितना कम हो गया बिटवीन सोलांग वैली एंड सिसु। और अभी सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं कवर करने के लिए। पहले कितने टाइम लगते थे? 4 घंटे। कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन सिंगल टनल? जो रास्ता आप 4 घंटे लेके क्रॉस कर रहे थे, वो अब 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। और रोहतांग पास कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, इन पीर पंजाल रेंज। कौन सी रेंज में? पीर पंजाल रेंज। और इसके कारण क्या हुआ? हमें ऑल ईयर कनेक्टिविटी मिली। किसके बीच में? लद्दाख एंड मनाली के बीच में। पहले क्या था? मनाली तक पहुंच सकते थे आप, लेकिन फिर आपको मनाली से लद्दाख जाना था तो आपको पूरा नेशनल हाईवे नंबर 1 घूम के जाना पड़ता था। आई होप आपको ये पता होगा, बिकॉज ये बहुत ही फेमस बातें होती है। ठीक है, कि अगर आपको मनाली से श्रीनगर जाना है या लद्दाख जाना है तो आपको पूरा नेशनल हाईवे 1 घूम के जाना पड़ता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे इतनी बर्फ गिरती थी इस रीजन में, पीर पंजाल और रोहतांग पास में, दैट पूरे 9 महीने तो ये बर्फ से ढका हुआ है। बट बिकॉज ऑफ दिस टनल, नाउ यू कैन गो फ्रॉम मनाली टू लद्दाख डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू श्रीनगर। पता चला? पहले श्रीनगर होके ही आप लद्दाख जा सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक, it provides easy access to Indian Army। सियाचिन में कितने प्रॉब्लम्स है आप तो जानते ही हो। वी हैव अ परमानेंट बेस इन सियाचिन, इतने हाई एल्टीट्यूड पे। रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख को क्या है? कनेक्टिविटी मिलेगी विथ मनाली। मनाली में कनेक्टिविटी होने की वजह से क्या होगा? दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस, दे विल डू बिजनेस एंड दे विल गेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर। पेट्रोल मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, जो पहले सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए मिलता था। इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स एंड टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बिकॉज नाउ यू कैन गो टू लद्दाख एनी टाइम यू वांट विदाउट ट्रैवलिंग थ्रू जोजिला पास, श्रीनगर। यस, वेरी गुड। पहले आपको लद्दाख जाना होता है तो आपको जोजिला पास जो है वो क्रॉस करना पड़ता था। कोई गया है ये सारी जगह पे तो उनको पता होगा। Am I clear guys? Crystal clear? अभी ये तो इंटरेस्टिंग था ना यार। मनाली भी आया, रोहतांग भी आया, लद्दाख भी आया। इसमें कौन बोर हुआ? हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, इसमें कोई नहीं आया। अटल टनल इज फॉर एवरीबडी। ऐसा थोड़ी आर्मी के लोग ही यूज करें, सबके लिए है भाई भाई। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं पढ़ाता। और अटल टनल के कारण आपको बता भी दूं मैं आपको, उसके कारण ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन होना शुरू हो गया है। पूरा आर्टिकल आया था इसके ऊपर। लाइक अभी टूरिज्म बढ़ गया बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू ऑल 12 मंथ कनेक्टिविटी। इसके लिए बहुत टूरिस्ट आ गए और बहुत कचरा किया, बहुत प्लास्टिक पॉल्यूशन किया। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया के सिविलाइज्ड पीपल। ठीक है,
हाँ अभी यार सिविलाइज तो कहना ही पड़ेगा ना यार, मैं भी तो रहता हूँ इंडिया में, ठीक है, इसके लिए। चलो भाइयों बहनों, लिख रिया, चले आगे। प्लीज राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। ओके ओके एवरीबॉडी, शुड आई गो अहेड? चलो, बुखारेस्ट नाइन, इसके बारे में किसी ने पढ़ा है? एनीबॉडी? आप में से किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? सिद्धार्थ ने पढ़ा है? एनीबॉडी एल्स? ओके ओके ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस इज रिलेटेड टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है? तो रशिया ने जब ये किया तो देयर आर 9 कंट्रीज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, आपको पता होगा दैट वेस्टर्न यूरोप इज अंडर ऑलवेज वेर अंडर द डोमिनेंस ऑफ USA and Britain, France, Germany. But the Eastern Europe, after World War II, for more than 50 years, were under the dominance of Russia. मैं ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, लैटविया, ल्यूथेनिया, एस्टोनिया, these are the countries of Eastern Europe. रोमेनिया, पता चला आपको? पहले इतना पता चल गया that Western Europe was always close to America and its allies, but Eastern Europe was close to Russia till the fall of USSR. After the fall of USSR, even these European countries, Eastern European countries, they tilted towards the Western way of life, that is democracy, freedom of speech and expression. पता चल गया आपको इतना? And दूसरी बात ये है that all these countries, all these 9 Eastern European countries, they are a part of European Union and also NATO. पता चला? NATO का भी पार्ट है ये सारी की सारी कंट्रीज। So when Russia invaded Ukraine, तब इन 9 कंट्री के लोगों के जो एम्बेसडर होते हैं, which were present in India, they wrote an article in a leading newspaper. इंडिया के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में ये 9 कंट्री के जो एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कंडेमिंग रशिया। पता चला? एंड दिस 9 कंट्रीज कॉल देमसेल्फ एज बुखारेस्ट 9। बुखारेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ रोमेनिया, जहां पे ये फॉर्म हुआ था, ठीक है? It was founded in November 4, 2015. Bucharest 9, as I said, it are those countries which are located in Eastern Europe. So it is also called as Eastern flank of NATO. Because मैंने आपको कहा that they are all part of NATO. मैंने कहा कि नहीं कहा? पता चला? So they are considered as Eastern flank of NATO. Who was the main person behind the creation of this Bucharest 9? It was created on the initiative of Klaus Iohannis,
who has been the president of Romania, पहला इंसान, और दूसरा इंसान आंद्रे डूडा who became the president of Poland. ये दोनों ने मिलके नवंबर 2015 में क्या बनाया? बुखारेस्ट नाइन. You have to remember who are the members. ये 9 के 9 लोग आपको पता होना चाहिए. रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, and 3 Baltic Republic of Estonia, Latvia, and Lithuania. ठीक है? All these 9 members are part of European Union also and NATO also. Okay, guys, am I clear? Any doubts in this? ठीक है, ये 9 इनके जो एम्बेसडर थे इन कंट्रीज के इन इंडिया, they wrote an article in a newspaper condemning रशिया. इसके लिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया? Everybody, should I go ahead, guys? चलो, निसार. ये निसार क्या है? उसको पता है इसके बारे में? निसार stands for NASA and ISRO, NI, and SAR stands for Synthetic Aperture Radar. Basically ये है क्या? It is a satellite which is developed jointly by NASA and ISRO, and it will be capable to detect even a small change of 0.4 inches over area. पता चला? कब लॉन्च किया जाएगा? इस साल लॉन्च किया जाएगा. फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. आपको पता होना चाहिए कि इसरो अपने सारे लॉन्च कहां से करता है? श्रीहरिकोटा से, which is also known as Satish Dhawan Space Center located in श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश. और ये जब सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो सैटेलाइट कहां पे जाएगा? इन द नियर पोलर ऑर्बिट. कौन से ऑर्बिट में जाएगा? नियर पोलर ऑर्बिट. वहां पे क्यों भेजेंगे हम नियर पोलर ऑर्बिट में? बिकॉज विदिन 12 days इट कैन स्कैन द होल ग्लोब. पूरे ग्लोब को वो 12 दिन में स्कैन करता है इसके लिए. एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, टू टेक फोटोग्राफ, टू मेजर द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो काफी बेहतर होता है इन नियर पोलर ऑर्बिट. पता चल गया इतना गाइस? क्यों नियर पोलर ऑर्बिट पे जा रहे हैं? निसार है क्या? क्या करना है हमें?
इमेजिन अर्थ लैंड आइस शीट्स सी आइस, इस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके, गोइंग अहेड, अग्रीमेंट कब साइन किया था? इन सितंबर 2014। और ये दोनों अपना आधा आधा काम करने वाले हैं। आधा काम यूएसए करेगा, आधा इंडिया करेगा। इंडिया मीन्स इसरो। इसरो क्या काम करेगा? एस बैंड जो होता है, एस बैंड इज द फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का बैंड, उसका जो रडार है वो इंडिया बनाएगा, लॉन्च इंडिया करके देगा, ठीक है। पता चल गया गाइस, इस पीपीटी में इतना क्या है, इस पीपीटी में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी आपको पता चल गई। एनी डाउट इन दिस? लिख लो। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के बैंड होते हैं, उसमें जो एस फ्रीक्वेंसी है वो हम बनाएंगे और जो एक्स फ्रीक्वेंसी है वो नासा वाले बनाएंगे, ठीक है। What the hell, man? चूतिए भूखा मारेगा क्या भोसड़ी के? What the fuck? हो गया गाइस, should I go ahead? Everybody ओके, कंटिन्यूशन में है इसका। देखो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये जो इलॉन मस्क वाला सैटेलाइट है उससे भी रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। आपको अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है, दैट मींस स्पेस में जाके अगर आपको अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करना है कि उस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको वेदर सैटेलाइट भेजना है, ठीक है, या तो फिर आपको अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट भेजना है, देन वी विल ऑलवेज सेंड इट इन द लो अर्थ ऑर्बिट, लियो ऑर्बिट। व्हाई? बिकॉज सैटेलाइट जितना नजदीक होगा वो उतना बेहतर तरीके से देख पाएगा अर्थ के सरफेस को। एम आई क्लियर? इसलिए हम उसको भेजते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। और उसकी हाइट कितनी होती है? अप टू 2000 किलोमीटर। प्लीज राइट डाउन, अप टू 2000 किलोमीटर। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम चलते हैं, वो कितनी हाइट पे जाते हैं? वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाते हैं। प्लीज राइट डाउन दैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। गाइस, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लो अर्थ ऑर्बिट पे नहीं रख सकते, ठीक है। बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे रखते हैं एट द हाइट ऑफ 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर। जो इलॉन मस्क के जो सैटेलाइट बिगड़ गए थे ना अभी 40, पता है ना, बिकॉज ऑफ सोलार स्टॉर्म, वो सैटेलाइट्स कहाँ पे प्लेस किए गए थे? लो अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है, अप टू 2000 किलोमीटर। एम आई क्लियर गाइस? ये आपको पता चल गया, ये इंफॉर्मेशन काम की है, ठीक है। और जो आपको ISS पता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट पे ही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है।
हेलो चलो, हेलो बोलो Nisar will be equipped with largest reflector antenna ever launched by NASA. बैठा हूँ इसका जो रिफ्लेक्टर एंटीना है वो सबसे बड़ा होगा, and because of this it can even measure the smallest change on Earth's surface. ठीक है, SAR का मतलब क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये रात को भी काम कर सकता है, और अगर क्लाउड्स हो या डार्कनेस हो तब भी काम कर सकता है। दैट मीन्स दिस सैटेलाइट कैन कलेक्ट डेटा 24/7 विदाउट एनी हेजिटेशन ऑफ वेदर और डे एंड नाइट। ठीक है, it will work for 3 years. कितने साल का प्रोजेक्ट है? 3 years. And it will measure everything from cropland, that means कितने क्रॉप हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, 1000 साइट्स। कोई साइट डेंजरस है तो इसको मॉनिटर करने के लिए, फॉर एन एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, लोकल चेंजेस बताएगा, ब्रॉड चेंजेस भी बताएगा। ठीक है, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द लैंड, वो सारी चीजें हमें ये बताएगा। ठीक है, इवन अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी बता सकता है हमको। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, ऐसे ही रिश्ता रिश्तेदारी में बदलता है। पता चला ना आपको? लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। वैभव, ये सारे क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं। आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? लाइक इंडिया को क्या फायदा होगा? डेफिनेटली इंडिया को फायदा होगा। दोनों एक मिलके एक रडार बना रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो यार डेफिनेटली फायदा तो होगा। अगर फायदा नहीं होता तो क्यों करते ये? ठीक है, आज इंडिया कुछ भी डेवलप कर रहा है किसी और कंट्री के साथ, देन डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड द अदर कंट्री आल्सो। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चले आगे। सबने लिख लिया? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। अभी तक आया नहीं है। चल के पहुंचा सकता था इतने टाइम में। भाई ये टाइगर के बारे में है, आपको पता है ना? टाइगर जिंदा है, और एक नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। अरे देखो गाइस, टाइगर के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बताओ? यही डायलॉग मारा था मैंने। एक नहीं बहुत सारे टाइगर हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने टाइगर के बारे में पूछा था तो आप लोगों के बहुत गलत आंसर आए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आज वापस पढ़ा देते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले एक बात याद रखना, स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूँ। टाइगर्स आर कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज। मोस्ट। अगर आप टाइगर को सेव करते हो तो आप पूरी इकोसिस्टम को सेव कर सकते हो। ठीक है, सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर, 1973 में, कब? 1973 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था
प्रोजेक्ट टाइगर, पता चला प्रोजेक्ट टाइगर 1970। और इंडिया में हर 4 साल में टाइगर का सेंसस होता है। तो 2018 में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस में क्या पाया गया, देख इंडिया में कितने टाइगर है, 2967 टाइगर्स, ठीक है। एंड इंडिया ने 4 साल पहले ही जो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, उसे अचीव कर लिया, ठीक है। हमें जो टाइगर डबल करने का टारगेट 2022 में अचीव करना था, वो हमने कब कर लिया, 2018 में, 4 साल पहले, ठीक है। कितने टाइगर्स, 2967, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है क्या, बेसिकली 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे टाइगर मिलते हैं। वो लोग आए थे, मिले थे, समोसा वड़ा पाव खाया और बाद में बोला कि हम टाइगर को भी बचा के रखेंगे, ठीक है। कितनी कंट्रीज है ऐसी, तो कितनी कंट्री है ऐसी, टोटल 13। और जिस दिन ये डिक्लेरेशन साइन किया गया, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, उस डे को हम क्या कह के सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं उस दिन को, हम क्या करते हैं सेलिब्रेट, वेरी गुड। चलो किसी को नहीं आया, मैं बता देता हूँ, ग्लोबल टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जुलाई को। एक बात याद रखना, ये जो 13 कंट्रीज है, वो थोड़ी ज्यादा पता होनी चाहिए। टाइगर रेंज कंट्री है। आप एक बात समझ सकते हो कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें अफगानिस्तान भी नहीं है, लेकिन इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। फ्रॉम साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया की टोटल 30 कंट्रीज, ठीक है। जो 2018 में सेंसस हुआ था, इट वाज अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। व्हाई? बिकॉज हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैमरा यूज किए थे टू मेजर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में टाइगर्स है, मध्य प्रदेश में, बाद में कर्नाटक, बाद में उत्तराखंड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन कम हुआ है, ठीक है। ऑल्सो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब इतना कम हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट लाइन, द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में जो आया है, इट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। ये मैंने लास्ट टाइम पूछा था, याद है, नंबर वाइज एंड इवन एरिया वाइज, डेंसिटी वाइज, कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था विथ 9 टाइगर रिजर्व्स। एम आई क्लियर गाइस? फटाफट फिर हम उस महान इंसान के बारे में बात करेंगे, को सुपर पावर बनाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, हो गया, चले आगे। भाइयों तथा बहनों, ठीक है, चलो आगे चलेंगे।
देखो भाई, एकदम जोरदार इंसान हमारे, वो गलती नहीं करते, बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है। तो वो अभी वर्ल्ड टूर पे जाके आए हैं थोड़ी कंट्रीज में। पहले जर्मनी गए, फिर जर्मनी के बाद डेनमार्क गए, ठीक है। और फिर डेनमार्क में थोड़े उनके जो दोस्त वगैरह थे उनके साथ मिले, बातचीत की, और उनको भी कहा कि हम सुपर पावर होते लेकिन ये तो किसी की गलती थी, तो ये सारी जो अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वो उनके फ्रेंड्स को मिल के आए, ठीक है। तो यही सारी बातें की होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वो यही बोलते हैं, तो फिर ठीक है। चलो अभी पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, रिमेम्बर वन थिंग, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इन एनी कंट्रीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। वहां पे उन्होंने ब्रॉडली क्या क्या बातें की, मैंने बोला ब्रॉडली। भाई, बिकॉज आपको इतने में पता चल जाना चाहिए दैट ही वेंट टू नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक मतलब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। दिस 5 कंट्रीज आर कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज। तो वहां पे वो नॉर्डिक कंट्री गए थे, तो नॉर्डिक कंट्री के साथ कैसी बातें की होगी उन्होंने, बिकॉज दे आर द मोस्ट एडवांस कंट्री। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी बातें उन्होंने की होगी। एक ब्रॉड आइडिया आप अपने आप से भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर वाटर, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, विंड एनर्जी, फिर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मीन्स अर्निंग रिसोर्सेज, अर्निंग मनी फ्रॉम ओशन। आपको पता चल रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी ही बातें की होगी, बिकॉज दिस कंट्रीज आर हाईली, आई वुड से, हाई नेटवर्क कंट्रीज, वेरी 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 डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। दिस कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और आपको पता होगा कि मिस्टर मोदी went there to attain this second Nordic summit, second Nordic summit, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। इंडिया नॉर्डिक समिट, द सेकंड एडिशन वाज रिसेंटली हेल्ड। अभी वो घूम के आए, तब की बात है। तो पहली कब हुई वो भी पता होना चाहिए, पहली 4 साल पहले हुई थी, 2018 में, ठीक है। इंडिया ने क्या बोला इन कंट्रीज को, दैट प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन अवर सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली टू डेवलप द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बोला था दिस कंट्रीज आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज लोकेटेड विद ह्यूज एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो उनके वहां का पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको समझ सकते हो कितना एडवांस होगा। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि थ्रू सागरमाला प्रोजेक्ट, जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, आप वहां पे भी आके अपना पैसा लगाइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And that India has also Arctic policy. All these Nordic countries are located in the region of Arctic Ocean, Arctic Sea. So India, along with this country, are trying to utilize the resources of Arctic in a sustainable way. ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्वे के प्रेसिडेंट को क्या बोला कि नॉर्वे इज अवर की पार्टनर इन अवर आर्टिक पॉलिसी। जो इंडिया की आर्टिक पॉलिसी है उसमें नॉर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे के सारे हैं, बट नॉर्वे इज मोर इम्पोर्टेंट। देन स्वीडन के साथ क्या बातें की, दैट वी नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल इनिशिएटिव व्हिच इज कॉल्ड लीडिंग, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रांजिशन। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसे हमें लो कार्बन रखना है। क्यों लो कार्बन रखना है? बिकॉज इफ इंडस्ट्रीज आर एमिटिंग लेस कार्बन, दैट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस टू ग्लोबल वार्मिंग। आर यू गेटिंग इट? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज हम मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम कर रही है इंडिया में, कोई इंडस्ट्री, सो दैट इंडस्ट्री शुड मेक श्योर दैट दे आर रिलीजिंग लेस कार्बन। तो उसके लिए स्वीडन के साथ मिलकर हम काम करेंगे। क्या करेंगे? लीड ग्रुप बना के, सो दैट वी कैन स्विच अवर इंडस्ट्री टुवर्ड्स लेस कार्बन इंडस्ट्री। ये हमने कब बोला था? 2019 में, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट थी, तब हमने बोला था। फिनलैंड के साथ क्या बातें की?
सो इनलाइन के साथ हमने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट टू पैराग्राफ आर फॉर डेनमार्क। डेनमार्क के साथ हमने क्या बोला, लाइक वी विल स्ट्रेंथन आवर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है, हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, सिर्फ इतना बता दो। I hope each and every one of you should know what green carbon is and green hydrogen is. Multiple times हमने किया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Guys, are you getting the whole picture? These countries are very much developed, highly advanced countries. So we want their technology, their cooperation to solve our own problems. Are you getting my point? Clear, guys? लिख लो। टैक्स इंडेक्स रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब मेरा यही मानना है कि मोदी जी यहाँ पे जाके आए तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं यहाँ पे। दिस कंट्रीज आर रैंक नंबर 1 इन प्रेस फ्रीडम। ये कंट्री में जो यहाँ पे घूम के आए, अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने, तो कुछ सीख के ही आते। प्रेस को बैन नहीं करना चाहिए, रिपोर्टर को धमकाना नहीं चाहिए, डिफेमेशन केस नहीं लगाने चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी सुपर पावर बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और ये भी इनकी गलती नहीं, वो गलती वो पहले प्रधानमंत्री की है, वरना ये बैन बैन भी नहीं होता, ठीक है। मौज करो यार, ठीक है। कुछ हो ना हो, मौज होनी चाहिए, ठीक है। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को पूछा कि भैया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंडिया के साथ। तो डेनमार्क के गवर्नमेंट ने बोला कि वो इंडिया की गवर्नमेंट ने ना बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी हालत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ठीक है। लेकिन ढोल बोल बजाया, जो बच्चों के साथ पोएम वोएम सुना, ये क्यूट क्यूट चीजें करते हैं, तो क्या हमारा ऐसा प्यार रहे उनके लिए, ठीक है। मैंने भी ढोल खरीद लिया, रोज बजाता हूँ। तो बाजू वाले ऐसे के साथ झगड़ा हो गया, उसको कुछ नहीं लगा मैं। हाँ यार, हंसने के लिए मजाक, ये घड़ी की गम्मत क्या है यार, बराबर। चलो થઈ ગયું। हाँ, बड़ी वस्तु आप लाइट लेवानी, हंसी हंसी ने खुश रहવાનું, चिंता नहीं करवानी, बराबर। चलो, लेट्स गो इट गाइस। Okay, this is the same thing. The countries which have technological progress, all these Nordic countries, they are very technology powerful countries. So they have decided that we will identify 5 areas of mutual interest. कौन सा है? Green partnership. Green means basically clean energy and renewable energy, digital innovation economy, trade investment, sustainable development, and please remember these things. लाइक जब भी आप आर्कटिक की बात करो, सॉरी नॉर्डिक कंट्रीज की बात करो, तो आर्कटिक रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज द ओनली अदर कंट्री विथ विच द नॉर्डिक कंट्रीज हैव समिट लेवल मीटिंग। समझ सकते हो आप that India is an important partner for this Nordic countries. That after USA, only India has this type of summit level meetings. ठीक है।
राइट डाउन। ओके गाइस, खत्म हो गया। परफेक्ट। आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम। अच्छे से पढ़े आप लोग, एंड यू ज्यादा बोर नहीं किया मैंने। ठीक है, चलो, गुड बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट संडे। प्लीज रिवाइज करना, ठीक है। आई होप आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम नेक्स्ट महीने आ रहे हैं, तो रिवीजन किया करो अभी ज्यादा थोड़ा, ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। चलो गाइस, बाय बाय। यस यस, प्लीज अटेंड मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। શું થયું વંશ? શેનો ક્વેશ્ચન માર્ક મૂક્યો છે? ક્યાંથી पीस बाय पीस रिवीजन करो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, 1-2 घंटे पढ़ा करो, ठीक है। થશે થશે, એક બે વાર એવું લાગે, then it will be good। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है। थोड़ा पढ़ो बट रेगुलरली पढ़ो, ठीक है। स्प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है, मैराथन दिया करो, ठीक है। रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है। I know these things are little bit boring if you are not interested, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।